तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत और यूके के बीच में इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। भारत और यूके के बीच में इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला 2023 इसका जो है आयोजन हुआ है और ये आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 3 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आपका जो है इस कार्यशाला का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ठीक है, कार्यशाला कौन सी है आपकी, भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी। ठीक है, आमतौर पे इसका उद्देश्य है कि जो विद्युत प्रणोदन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना, ज्ञान आदान प्रदान करना और जो इसको लेकर के आने वाले समय में कुछ संभावनाएं हैं उनको लेकर के मिल करके साथ में काम करना। तो इस पूरी जो कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, इस वर्कशॉप में भारत की तरफ से राजीव प्रकाश जी थे और राजीव प्रकाश जी संयुक्त सचिव हैं हमारे नौसेना प्रणाली के। ठीक है, राजीव प्रकाश जी हमारे ये नौसेना प्रणाली के संयुक्त सचिव हैं और यूके की तरफ से वहाँ के जो कमोडोर थे जॉन वोयाश और नौसेना बेस के कमांडर उन मिल करके इन्होंने इस पूरी की पूरी वर्कशॉप को जो है आयोजित किया। ठीक है, तो भारत और यूके के बीच में इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी की कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो द्विपक्षीय स्तर पर देखिए ये भी होती रहती हैं चीज़ें। इसके बाद देखिए भारत की अपनी खुद की एक, जैसे कि आप जीपीएस का प्रयोग करते हैं आप सभी लोग, है ना, जीपीएस के माध्यम से आप सही लोकेशन का पता कर पाते हैं। तो भारत के पास भी अपना खुद का जो है एक नेविगेटर है, खुद का अपना एक जीपीएस है जिसको हम 7 उपग्रहों का एक समूह है जिसे हम नाविक कहते हैं। शायद आप लोग जानते ना हो लेकिन फिर भी समझ लीजिए, नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इस पूरे उपमहाद्वीप को लेकर के नाविक जो है यहाँ पे क्या करता है, जीपीएस का काम करता है। जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना आपका, ये आपका अमेरिका का है, वैसे ही नाविक भारत का है। शायद हो सकता है अभी तक भारत में अब नाविक को लेकर काम चल रहा है, जो अब 5G टेक्नोलॉजी आपकी इंट्रोड्यूस हुई है स्मार्टफोन्स में, तो अब उसमें नाविक को इनबिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर के ये न्यूज बहुत चर्चा में है। तो हमारा खुद का जो है जीपीएस सिस्टम है, भारत का अपना नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, उपग्रह आधारित 7 उपग्रह जो है आपके छोड़े गए थे और उससे जो दक्षिण एशिया का पूरा नेविगेशन है, ग्लोबल जीपीएस के तर्ज पे ही ये आपका नेविगेशन आपका पूरा का पूरा रखा गया है। ठीक है, बनाया गया है। तो सरकार सभी स्मार्टफोन में इसको स्थापित करना चाहती है। अब चाह रही सरकार कि आप अपने फ़ोन में जीपीएस की जगह पे नाविक का प्रयोग करें। ठीक है, और इसमें भारतीय भाषाओं में भी नाविक नेविगेटर का प्रयोग करें आप। ठीक है, तो इसके लिए नाविक को के लिए एक पूरा सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया गया था। आपने सैटेलाइट्स का नाम सुना होगा, IRNSS, ये सैटेलाइट्स का समूह है। 7 सैटेलाइट्स यहाँ पर भेजी गई हैं। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है आपका, ये आपका IRNSS के रूप में इनको जाना जाता है। 7 उपग्रहों का समूह है। ठीक है, और एक कंपनी है एलेना जियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है आपकी एलेना जियो प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम, वो जो है आपका जो स्मार्टफोन है उनमें नाविक प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आपकी न्यूज है कि भारत का पहला नाविक आधारित पीएनटी डिवाइस बन चुका है, मतलब पहला डिवाइस जो है बनाया गया है अभी। और पीएनटी डिवाइस मतलब जो पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, इन तीनों को लेकर के काम करेगा। और ये आपका बनाया किसने है, एलेना कंपनी ने ही बनाया है। एलेना कंपनी का पूरा नाम है एलेना जियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा भारत के देखो जितने भी स्मार्टफोन आने वाले समय में आएंगे वो नाविक के तहत चलें। जीपीएस ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो जो है एलेना कंपनी के द्वारा भारत का पहला नाविक आधारित पीएनटी डिवाइस प्रस्तुत किया गया है। पीएनटी डिवाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग तीनों को जो है सम्मिलित करके, इसका निर्माण बंगलुरु में स्थित है आपकी ये एलेना जियो सिस्टम जो है आपकी, ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, जो
अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ साथ जो है तकनीकी के साथ जोड़ करके चीज़ों को करती है। तो पीएनटी डिवाइस जो आपकी बन गई है, इस पीएनटी डिवाइस एक तरीके का 5G मोबाइल फ़ोन और नाविक चिक दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है, और नाविक उपग्रहों के साथ संचार करने में ये पीएनटी डिवाइस क्या होगी, सक्षम होगी। तो ये मोबाइल फ़ोन के साथ इस चिप का प्रयोग किया जाएगा, और इसके तहत जो है आने वाले समय में जीपीएस की जगह ये नाविक ले लेगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये भी आप समझिए कि उपलब्धि होगी कि जब हम जीपीएस में जितना अभी देखते हैं, जो आपका चाहे गूगल मैप यूज कर रहे हो, गूगल अर्थ यूज कर रहे हो, लोकेशंस पता करनी है, उन सब के लिए हम जो है अभी जीपीएस के लिए पूरा तरीके से भरोसे में है। अब ऐसे में नाविक का आ जाना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हम इससे अपना डेटा लोकलाइजेशन से लेकर के बहुत सारी विषयों पर हम एक बहुत ही सशक्त राष्ट्र के तौर पे उतरेंगे। तो भारत ने अपना जो है ये बना लिया है, इसको ध्यान रखिएगा। एलेना जियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसके संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस वेलन थे, और नाविक उपग्रह चिप का उपयोग करके नेविगेशन, ट्रैकिंग और निगरानी समाधान को लेकर ये काम कर रही है। ये गैर सरकारी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जानने वाले हैं। हम जीपीएस को रिप्लेस कर रहे हैं नाविक के माध्यम से। नाविक अब हमारा इंडिया का खुद का नेविगेटर है। इसके तहत ये काम अभी एलेना जियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और नाविक जो है ये भारत का एक खुद का अपना नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया सा है। ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, पीएनटी डिवाइस जो है ना, अब इसका लगातार मोबाइल फोनों में प्रयोग किया जाएगा। देखो पीएनटी डिवाइस जो है ये नाविक के साथ संपर्क साधेगा, और इसको मोबाइल के साथ यदि हम सेट कर देंगे तो अभी कई सारी कंपनियां हैं। एक 5G राइनो डिवाइस करके कंपनी है, प्रधानमंत्री जी ने तो 15 अगस्त 2022 को इसको लॉन्च भी किया था, 5G राइनो डिवाइस। तो अब लगातार मोबाइल फोनों में आने वाले समय में आपको ये देखेगा कि नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में हमारे भारत का नाविक का प्रयोग किया जाना चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये आपका नाविक का फुल फॉर्म है, नेविगेशन विद इंडियन। ठीक है, आईसी का मतलब है इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ये आपका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नाविक का फुल फॉर्म है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। हाँ चलिए, सभी समझ गए। अगला चलते हैं। अगला ये, हाँ ये नाविक हो गया। अगला जो करंट अफेयर्स है आपका, हाँ ये खुद का जो है अमेरिका की तरह भारत का खुद का अपना नेविगेशन प्रणाली होगा, उसी को लेकर एक लंबी न्यूज़ है। अब देखिए, सुबह सुबह मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें दिखा दी। ये एक विशेष प्रकार का चावल है, इसका नाम है जोहा चावल। ये बड़ा चर्चा में है इस समय, जोहा चावल। इसमें बहुत सारे जो है आपके विशेषताएं हैं इस चावल में। अब देखिए, अब तो जो भोजन है ना आपका, उसको पोषण युक्त किया जा रहा है। शरीर में आपके यदि किसी भी पदार्थ की कमी हो रही है तो उसके लिए चावलों के माध्यम से, अब जैसे कि आंखों को लेकर के ही रोशनी कम होती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे चावल ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिनमें विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा हो, उनको इनकोडेड किया जा रहा है उससे। तो ऐसे ही एक जोहा चावल है। ठीक है, ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, अब इस चावल की विशेषता क्या है? जैसे शरीर के अंदर आपका ब्लड जो है, ब्लड में यदि ग्लूकोज को कम करना है, और जो शुरुआती स्तर पर यदि किसी को मधुमेह हो गया है, मधुमेह आप सभी जानते हैं, शुगर का कोई मरीज हो गया, डायबिटिक हो गया है, तो उसके लिए जोहा चावल में ऐसे इंग्रेडिएंट पाए गए हैं जो कि मधुमेह के रोगी के लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन, दो लोगों का नाम लूंगा यहाँ पे, राज लक्ष्मी देवी एक पर्सन है, राज लक्ष्मी देवी ने, ये दो पर्सन थे, एक राजलक्ष्मी देवी और दूसरा परमिता चौधरी। इन दोनों ने मिल करके अपने अनुसंधान कार्य में इस चावल के गुण धर्मों के बारे में बताया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि इस चावल में बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे फैटी एसिड हैं। ठीक है, और ऐसे फैटी एसिड हैं जिनका मानव के शरीर में उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, तो इसमें बहुत सारे फेलोनिक हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। शोधकर्ताओं के द्वारा चावल की भूसी का तेल, पेटेंट उत्पाद, मतलब काफी सारी चीजों को लेकर के, तो ये जोहा चावल है, पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, और ये शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण दवा के तौर पे इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो पेशेंट, मधुमेह के पेशेंट बनने से रोकते हैं। देखिए, ये एक विशेष प्रकार का चावल है, जोहा चावल। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। देखो तमिलनाडु राज्य भारत में नंबर 1 राज्य बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने में। इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों का, इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी सामान है उसका निर्यात करने में अभी जो डेटा है 2022-23 का जो डेटा आया है उसमें नंबर 1 स्टेट हो चुका है। 2022-23 के डेटा में तमिलनाडु क्या हो चुका है, भारत का नंबर 1 स्टेट हो चुका है। तमिलनाडु भारत का नंबर 1 स्टेट हो चुका है निर्यात करने में। ठीक है, देखिए इससे पहले 2021-22 में इसका निर्यात मात्र 1.86 अरब डॉलर था, लेकिन इस बार 2022-23 में 3 गुना बढ़ गया और इस बार जो है ये टोटल निर्यात इसने किया है 5.37, ठीक है, अरब डॉलर का निर्यात किया है। अरब डॉलर का निर्यात किया किसने, तमिलनाडु राज्य ने। और तमिलनाडु राज्य इस कारण से एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। और इसके साथ ही जो है दूसरे नंबर पे आपका, पहले नंबर पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है हमारा, दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर हमारा यूपी है, नंबर 3 पे आपका कर्नाटक है। टॉप 3 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आपके होते हैं उसके एक्सपोर्ट पे नंबर 1 में आपका तमिलनाडु इस बार गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। ठीक है, भारत में शीर्ष स्थान इसी का है। और यहाँ पे अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की सक्रियता हो गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे पहुँच गया है, कई सारी कंपनियां यहाँ पे पहुँच गई हैं। ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटाट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के द्वारा यहाँ पे अभी उत्पादन चालू किया गया था, तो इस कारण से इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया था। तमिलनाडु में कई सारी नई कंपनियां बनी थी, इस कारण से इसका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ गया था। तो तमिलनाडु इंडिया में टॉप एक्सपोर्ट कंपनी, ये देखिए 5.37 बिलियन डॉलर के आसपास इसका एक्सपोर्ट हुआ है। तमिलनाडु नंबर 1, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चौथे नंबर पे है। क्लियर है भाई, स्पष्ट है, सिंपल सा है। एक अगला करंट अफेयर्स का टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में आप सभी जानते हैं। एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 5 वंदे भारत ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया, ये किया गया 27 जून 2023 को। आपको पता है कि हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो है सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड जो है ट्रेनें चलें, तो उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस एक महत्वपूर्ण ट्रेनों के तौर पे हैं। और 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 वंदे भारत ट्रेनों को, 5 में से 3 को तो वर्चुअल माध्यम से उन्होंने निकाला था। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, एक तो यहाँ से भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यहाँ से रवाना किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन यात्रा भी की, बच्चों से संवाद भी किया। ठीक है, और इसमें कई सारी ट्रेनें, एक तो देखिए भोपाल में रानी कमलापति से लेकर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, एक रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस है, एक भोपाल में जो है आपका भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस है, धारवाड़ बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है, और गोवा में गोवा में मडगांव पड़ती है एक जगह, वहां से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो अब पूरे भारत में देखो सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 200 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएं। तो रानी कमलापति के बारे में आप सभी जानते हैं, रानी कमलापति ये आपका प्राइवेट सेक्टर का, मतलब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से रवाना कर दिया, और हाईटेक क्लास इसमें व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अभी नाम इसका बदला गया था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ही रानी कमलापति करके इसको पूरी तरीके से शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया गया था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी अभी कई सारी ये खबर अब आपकी लगातार चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं, सागर सामाजिक सहयोग। एक ये मिशन है आपका सागर सामाजिक सहयोग, इसको लॉन्च किया गया है 27 जून 2023 को। 27 जून 2023 को कौन सा मिशन है, सागर सामाजिक सहयोग। ध्यान रखिएगा, लॉन्च करता कौन है इसके, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। और इन्होंने जो है, जो हमारे देश में जो पोत क्षेत्र है, नौ परिवहन क्षेत्र है, जलमार्ग मंत्रालय, ये जलमार्ग से जुड़े हुए हैं, जलमार्ग मंत्री हैं आपके। तो इस क्षेत्र में जो है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को नए दिशा निर्देश इसके तहत जारी किए गए हैं सागर सामाजिक सहयोग के माध्यम से। ठीक है,
और इस नए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं किसको, जो हमारा कारपोरेट सेक्टर है, और कारपोरेट सेक्टर के लिए आपको पता है CSR देना जरूरी होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। तो इसके तहत बंदरगाह में सीधे CSR गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं कारपोरेट, ठीक है। वहां पर जो जैसे अभी CSR क्या होता है, वो गरीब तबकों में या फिर इनमें सरकारें कम खर्च करती हैं, ठीक है। तो अब जो है बंदरगाहों में भी खर्च किया जा सकता है, एक नई चीज CSR के साथ जोड़ दी गई है। देखो ये मेंस का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक बनता है, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के ये बना गया। तो CSR पूरा बजट इसमें बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी जो है कैसे जो है अपने बोर्ड के प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी बंदरगाह में किस तरीके से निवेश कर सकती है, कैसे पैसा लगा सकती है, कैसे वहां से जो है कैसे उसको, जैसे बंदरगाह क्षेत्र में पेयजल में, शिक्षा में, व्यवसायिक प्रशिक्षण में, कौशल विकास में, गैर पारंपरिक स्रोतों में, बिजली में, पर्यावरणीय कल्याण में, इन सब में पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक प्रॉपर अब बंदरगाहों में भी पैसा खर्च किया जा सकता है। इसके लिए 0.5 से लेकर 2% जो है टोटल CSR का जो है यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा सहयोग जो आपका है, सागर सामाजिक सहयोग है, ये आपका CSR से जुड़ा हुआ है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना है सभी को, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन इसके तहत किया गया और इसमें बंदरगाह को लेकर के किस तरीके से CSR का प्रयोग किया जाएगा वो सारी जानकारी इसके तहत पूरी की पूरी दी गई है। क्लियर है, सभी को स्पष्ट है? हाँ, तो इसमें CSR के लिए अनिवार्य भी बनाया गया है कि भैया आपका यदि टोटल बजट है आपका 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच, तो आप अपने बंदरगाह वाले क्षेत्र में 2 से 3% के बीच आप अपना खर्चा कर सकते हैं। 3 करोड़ रुपए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जो 500 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनियां उनको 0.5 से लेकर 2% के बीच में लगाना पड़ेगा, और जो 100 करोड़ रुपए से कम की खर्चा है उनको 3 से 5% लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग पूरा एक विवरण दिया है। 100 करोड़ का टर्नओवर है तो 3 से 5%, 100 से 500 करोड़ का टर्नओवर है तो 2 से 3%, ठीक है। ये आपका प्रॉपर इसमें एक पूरा CSR लेकर के दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो आपका ये सागर सामाजिक सहयोग हो गया, CSR से जुड़ा हुआ है। दूसरा, 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया गया है। तीसरा, तमिलनाडु नंबर 1 स्टेट बन चुका है आपका, ठीक है। जोहा चावल के बारे में मैंने बताया कि जोहा चावल आपका मधुमेह पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है हम जो है नाविक प्रणाली अब रिप्लेस कर रहे हैं GPS को आने वाले समय पे, और ये आपका जो है भारत और UK के बीच में इलेक्ट्रिक प्रणोदन को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। ये इतने आपको करंट अफेयर्स पूरे याद करने हैं, रटने का प्रयास करना है, ठीक है। जितना पढ़ाता जाऊं उसको याद करते जाइए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं और जितने टॉपिक कर चुके हैं उनको सबको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलिए।